हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं संधि। आज अपन पढ़ते हैं अव्यय समास। क्या पढ़ते हैं? समास। आज का अपना जो प्रकरण है वो क्या है? समास। समास को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड्स। क्या कहते हैं? कंपाउंड्स। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी, ये समास जो है वो कैसे बना। देख, 3 पदों से जुड़ करके बनता है। कौन कौन से हैं 3 पद? सम उपसर्ग है, अस धातु जोड़ भय प्रत्यय। ठीक है। और भय जो प्रत्यय है इसका शेष क्या रहेगा? ए। इसमें किसका लोप होगा? घ और य का लोप हो जाएगा। ये ए इस स में जुड़ेगा तो इस ए की क्या होगी? वर्धी। वर्धी होने पर ये क्या बन जाएगा? आस। और आस और सम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? समास। आस का मतलब हो जाता है बैठना। इसमें यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 पदों का आपस में साथ साथ बैठना, यानी 2 पदों का पास पास बैठना ही क्या है? समास कहलाता है। ठीक है। इसका अर्थ होता है, अर्थ। समास का जो अर्थ है वो क्या है? समास का अर्थ, इसका अर्थ समास का, समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण यानी वर्णों समास, यानी पदों का हम अनेक पदों का एक पद में करना, उसे कहते हैं संक्षिप्तीकरण। यानी संक्षेप करना। क्या करना? संक्षेप में करना ही क्या है? संक्षिप्तीकरण है। तो पदों का संक्षेप करना, यानी इसका अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण करना। अनेक पदों को एक पद में ही जोड़ना, उसे कहते हैं संक्षिप्तीकरण यानी समास। समास को हम समस्त पद भी कहते हैं। तो इसका, और देखो, समस्त पद हो या समास विग्रह हो, दोनों का किसी भी प्रकार से अर्थ परिवर्तन नहीं होता है। अब देखो समास की परिभाषा। समास की परिभाषा, परिभाषा क्या होती है? देखो, सम सनम समास है। ये इसकी परिभाषा है। क्या है? सम सनम समास है। इसके अंदर कह रहा है अर्थात अनेक पदानि मिलित्वा एक पदी भवनम समास है। अर्थात यदा अनेक पदानाम एक पदी भवनम जायन्ते तदा स समासः इति कथयते। अर्थात सीधी सीधी बात है कि विभक्ति रहित 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। कैसे? विभक्ति रहित। ठीक है। तो वो आपका होता है समास। सम सनम समास। अब देखो, समासस्य भेदा। समासस्य देखिए, समास की जो भेद होते हैं वो मुख्यतः 4 भेदा सकते हैं। कितने होते हैं? 4 भेदा। तो समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 4। मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 4, यानी 4 है। 4 भेदा सकते यानी 4 भेद होते हैं। 4 भेद कौन कौन से होते हैं? देखो, फर्स्ट नंबर 1 होता है अव्ययी भाव समास। दूसरा होता है तत्पुरुष। और इसी तत्पुरुष का एक भेद होता है कर्मधारी। और इसी कर्मधारी का एक भेद होता है द्विगु। ठीक है। तीसरा जो अपना होता है वो होता है द्वंद्व। और चौथा जो अपना समास है वो है बहुव्रीहि। इस प्रकार से ये आपके मुख्यतः 4 होते हैं: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि।
अब तत्पुरुष के दो भेद होते हैं, एक होता है कर्मधारय और एक होता है द्विगु। अब ये सामान्य रूप से कितने भेद हो जाते हैं? 6। 10th क्लास में आपकी जो 10वीं है उसके अंदर 3 समासों का ही भेद चलता है, अव्यय भाव चलता है, कर्मधारय चलता है और द्वंद्व। और 9th में आपके 6 के 6 समास अपन को पढ़ने हैं। अब देखो ये जो समास है इनकी प्रत्येक समास के 2 पद होते हैं। तो क्या कह रहा है देखो कि प्रत्येक समास के 2 पद होते हैं। कौन कौन से होते हैं 2 पद? एक होता है पूर्व पद और दूसरा कौन सा होता है? उत्तर पद। इस प्रकार से प्रत्येक समास के 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। कुछ समास ऐसे होते हैं जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है, कुछ समास ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है, और कुछ समास ऐसे होते हैं जिनमें दोनों पदों की क्या होती है? प्रधानता होती है। तो इस प्रकार से ये आपके समास के 4 और सामान्यतः 6 इनको अपने को जो है वो पढ़ना है। अब इसमें अपन सबसे पहले पढ़ते हैं जो पहला अपना भेद है, कौन सा है? अव्ययभाव समास। देखो इसको अपन पढ़ेंगे तो क्या है अव्ययभाव समास, किससे कहते हैं? अव्ययभाव समास, और इसके अंदर जो है वो प्रधानता होती है। देखो तो सबसे पहला जो समास है अपना, तो देखो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे तो सबसे पहला जो समास है वो कौन सा समास है आपका? अव्ययभाव समास। सबसे पहला समास कौन सा है? अव्ययभाव समास। ठीक है, अव्ययभाव समास। देखो अव्ययभाव समास क्या होता है? नंबर 1, सबसे पहले देखो पूर्व पद अव्यय और उत्तर पद संज्ञा वाची। अव्ययभाव समास में क्या होगा कि पूर्व पद जो है ना, पूर्व पद, ये पूर्व पद तो सबसे पहले क्या होता है? अव्यय, और जो उत्तर पद होता है वो क्या होता है? संज्ञावाची होता है। नंबर 1। दूसरा इसमें क्या होता है? पूर्व पद यानी अव्यय पद की प्रधानता होती है। इसकी प्रधानता होती है, पूर्व पद यानी अव्यय पद की क्या होगी? प्रधानता। तीसरा देखो क्या होता है? अव्यय भाव का समस्त पद नपुंसक लिंग होता है। क्या होता है? नपुंसक लिंग। तो अव्यय भाव का जो समस्त पद है वो किस में आएगा? नपुंसक लिंग में आता है। तो समस्त पद जो है वो नपुंसक लिंग होता है, वहां पर आपका जो है वो क्या होगा? अव्यय भाव समास। ठीक है, अब देखो अव्यय भाव समास की परिभाषा होती है, क्या होती है? देखो कि प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रायेण क्या होती है? पूर्व पदार्थ प्रधान है। अव्यय भाव समास। तो क्या है इसकी परिभाषा? देखो कि प्राय पूर्व पदार्थ प्रधान है, अव्यय भाव समास है। वही अपन बात कर रहे हैं कि पूर्व पद हमेशा क्या होगा? अव्यय, उत्तर पद क्या होगा? संज्ञावाची।
तो पूर्व पद हमेशा अव्यय पद, वो क्या होता है, प्रधान। ये यहाँ पे पूर्व पदार्थ प्रधान जो है वो अव्यय भाव समास है, और इसका एक समुच्चय पद है वो किसमें होता है, नपुंसक लिंग। अब देखो जो अव्यय भाव समास है वो 16 पदों में हम पढ़ सकते हैं, लेकिन अपने यहाँ सिलेबस में कितने पदों में पढ़ना है, 6 पदों में पढ़ना है, यानी 6 अव्यय हैं। संज्ञा से पहले संज्ञावाची जो शब्द होते हैं यानी सुबंत पद कहलाते हैं, वो सुबंत पद यानी शब्द रूपों से जो बने हुए पद है वो, तो संज्ञावाची जो शब्द है उनसे पहले अगर अव्यय जुड़ा हुआ है तो वो समास क्रम से अव्यय, और वो 6 अव्यय आपके जुड़े हुए हैं। कौन कौन से 6 अव्यय आपके जुड़े हुए होंगे वो देखिए, तो वो अपन लिखते हैं, उनको याद अपने को करना है। पहला है अव्ययी भाव, सॉरी अव्यय, अव्यय भाव नहीं, पहला है अपना कौन सा, सबसे पहले क्या है देखो, अव्यय, अव्यय। दूसरा उस अव्यय का अर्थ, और तीसरा विभक्ति। 3 पद होंगे। देखो जब अपन अव्यय भाव समास का विग्रह करेंगे तो पहले अव्यय जुड़ा हुआ मिलेगा, फिर क्या मिलेगा आपको, संज्ञावाची शब्द। उसका जब भी अपन विग्रह करेंगे तो संज्ञावाची जो शब्द है उसके अंदर पहले विभक्ति लगाएंगे। कौन कौन से अव्यय, पहले उनको देखो कौन कौन से अव्यय। एक अव्यय है आपका अति, अर्थ नहीं होता, इसके साथ हमेशा जुड़ती है सप्तमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति लगेगी, सप्तमी। दूसरा आपका होता है उप, इसका अर्थ होता है समीपम, और इसमें कौन सी विभक्ति लगेगी, षष्ठी। फिर एक आपका होता है अनु, इसका अर्थ होता है पश्चात या योग्यम, और इसमें भी कौन सी विभक्ति लगेगी, षष्ठी। फिर एक आपका होता है नील, इसका अर्थ होता है अभाव, इसमें भी कौन सी विभक्ति जोड़नी है आपको, षष्ठी। फिर एक आपका होता है प्रति, इसका अर्थ होता है विप्सा, विप्सा, विप्सा का मतलब होता है दोहराना। इसमें होती है सप्तमी व द्वितीय विभक्ति, कौन सी होगी, सप्तमी व द्वितीय। और एक आपका होता है अंतिम में यथा, इसका होता है क्रम, और इसमें हमेशा द्वितीय विभक्ति, कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय। तो इस प्रकार से ये 6 अव्यय, पहला अधिक, सीधा हम सप्तमी जोड़ेंगे। दूसरा है उप, समीपम अर्थ होता है षष्ठी विभक्ति। अब ये जो विभक्ति है ना वो कहाँ जोड़नी है, संज्ञा शब्दों में जोड़नी है। किसमें जोड़नी है, संज्ञा शब्दों में। अनु, असात या योग्य षष्ठी, निरे अभाव या षष्ठी, प्रति यानी विप्सा, विप्सा मतलब संज्ञा पद को दोहराना, संज्ञा पद को कितनी बार करना, 2 बार लिखना। सब विभक्ति या द्वितीय, यथा यानी अनति क्रम में, या इसके साथ कौन सी विभक्ति जुड़ी जाएगी, आपकी द्वितीय। तो इस प्रकार से ये आपके अव्यय भाव समास है, जो 6 अव्ययों में आपको पढ़ना है। इसकी आपको विभक्ति याद रखनी है, और कौन से अव्यय के साथ क्या विभक्ति आपको जुड़ेगी वो याद करनी है। उसे हम कहते हैं अव्यय भाव समास। क्या कहते हैं उसे हम, अव्यय भाव समास। देखो उस अव्यय भाव समास को जब अपन करेंगे तो आपके क्या होगा, किस प्रकार से विग्रह करना है और किस प्रकार से अपने को विच्छेद करना है, वो आपको देखो अभी देखते हैं। तो याद रखना है अपने को अव्ययी भाव समास का हम क्या करते हैं, कैसे हम उसका विग्रह करेंगे और कैसे हम उसको जोड़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अव्यय की। पहला आपका जो अव्यय था वो क्या था, अधि। कौन सा अव्यय था, अधि अव्यय था, ठीक है। तो अधि पहला आपका कौन सा है, अधि। और कौन सी व्यक्ति जुड़ती है इसके साथ,
सप्तमी विभक्ति जो है वो जुड़ती है। अधि के साथ कौन सी विभक्ति जुड़ जाएगी? सप्तमी। ठीक है ना, तो अधि आपका अव्यय। जैसे इसके एग्जाम्पल आते हैं। पहला पद क्या बताया? अव्यय। दूसरा पद क्या होगा? संज्ञा। जैसे देखो अधि राम, दूसरा जैसे अधि कृष्ण। इस प्रकार के पद में अब देखो अधि क्या है? अव्यय है। और रामन क्या है? संज्ञा पद है। यहाँ अधि क्या है? अव्यय है। और कृष्णन क्या है? संज्ञा पद है। तो प्रथम पद प्रधानता किसकी है? अव्यय की, यानी पूर्व पद की, और संज्ञा पद इसमें। जब अपन विग्रह करेंगे तो सबसे पहले जो संज्ञा पद है उस संज्ञा पद में जो अव्यय लगा उसके अनुसार विभक्ति लगानी है। अब यहाँ इस राम के पहले कौन सा जुड़ा हुआ है? अधि ना। यहाँ अधि के साथ विभक्ति कौन सी जुड़ेगी? सप्तमी। तो राम के अंदर अपने को सप्तमी विभक्ति लगानी है। सप्तमी विभक्ति लगाओगे तो क्या बनेगा? रामे इति। ये इस प्रकार से बन जाएगा, रामे इति। और समास का नाम अपन क्या लिख देंगे? अव्ययी भाव। तो रामे इति यानी राम में। दूसरा जब अपन करेंगे तो क्या बनेगा? देखो कृष्ण के अंदर फिर सप्तमी लगेगी, कृष्णे इति। समास आपका अव्ययी भाव। अगर मान लो इसका विग्रह है, जैसे विग्रह आ गया हरौ इति, ये विग्रह आ गया। अब ये विग्रह पद है हरौ इति। देखो इसमें विभक्ति लगी हुई है सप्तमी। शब्द रूप अपन याद किया था ना हरि है, तो हरौ इति इसमें विभक्ति लगी हुई है। जब इसको इसका अपने को क्या करना? समस्त पद करना है। समस्त पद करने के लिए क्या करेंगे? इसकी सप्तमी विभक्ति अलग करेंगे और इसके साथ जैसे सप्तमी होगा आपको पता चल जाएगा अव्यय कौन सा है। तो कौन सा अव्यय जुड़ा हुआ है? अधि जुड़ा हुआ है। तो क्या लिखेंगे इसको? अधि। और ये जो हरि शब्द है इसमें, इसको लिख देंगे हरि। अधि हरि। और ये एक समस्त पद है। ये कौन सा पद है? नपुंसक लिंग। तो ये हो जाएगा अधि हरि। ये इसका समस्त पद हो जाएगा। समास का नाम आपका क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। ठीक है। दूसरा जैसे देखो अपन करते हैं, दूसरा जो आपका समास है वो है अव्यय है, वो है उप। क्या अर्थ है इसका? समीप। कौन सी विभक्ति लगाएंगे? षष्ठी। इसमें भी विभक्ति कौन सी लगेगी? षष्ठी। जैसे देखो एग्जाम्पल देखते हैं। उपगंगम, दूसरा उपवनम, तीसरा जैसे देखो उपनदी। इस प्रकार के एग्जाम्पल में उप जुड़ा हुआ होगा। पहले क्या जुड़ा हुआ होगा? उप। उसके बाद होगा संज्ञा पद, और वो संज्ञा पद किसमें होगा? नपुंसक। यानी एक संपूर्ण पद जो है ये क्या है? अव्यय है। और किसमें है? नपुंसक लिंग में। तो विग्रह अपने को, अब देखो उप इसमें पूर्व पद है, प्रधानता इसकी है अव्यय की, और गगनम इसमें उत्तर पद यानी संज्ञा पद है। अब जो गगनम है यानी गंगम है, गंगम, तो गंगम में मूल शब्द क्या है? गंगा। जब आप इसको विग्रह करोगे तो गंगा में लगो। इसके साथ विभक्ति कौन सी जुड़ती है? षष्ठी। तो इस गंगा में षष्ठी विभक्ति लगानी है। तो गंगा का षष्ठी क्या बनेगा? गंगायाः। क्या विभक्ति होगी? गंगायाः समीप। षष्ठी विभक्ति लगी तो गंगायाः समीप। समास आपका कौन सा हो गया? अव्ययी भाव समास। दूसरा देखो उपवनम यानी वन के समीप। तो क्या बन जाएगा? वन में षष्ठी जोड़ो, वनस्य समीप। और आपका समास अव्ययी भाव। उपनदी है, नदी में षष्ठी जोड़ दो, क्या होगा? नद्याः समीप। ठीक है, तो नद्याः समीप। अगर मान लो जैसे विग्रह आ गया, क्या आ गया? देखो यमुनायाः समीप। किसके पास बता रहे हैं? यमुना के पास। तो इसको जब अपन करेंगे तो सबसे पहले इसको देखेंगे, अर्थ के आधार पे पहचान कर लेंगे कौन सा समास है? अव्ययी भाव।
तो इस समीपम को बदल लीजिए, किसमें बदल दोगे, कौन सा है इसका, उप, तो उप में बदल दो, और यमुना को लिख दो, तो यमुनम, नपुंसक लिंग बनाना, उप यमुनम इसका रूप जो है वो बनेगा, क्या बनेगा, उप यमुनम। क्यों, आकारांत शब्द का जब नपुंसक बनाएंगे ना तो क्या बन जाता है, ई। उप यमुनम जो है वो इसके अंतर्गत आपका जो है वो बनता है, वहां होगा आपका अव्ययीभाव समास। कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययीभाव जो है वो समास हो जाएगा। अब देखिए दूसरा जो आपका अव्यय है वो कौन सा है, उसको अपन देखते हैं। दूसरे अव्यय किसको देखते हैं, दूसरा जो अव्यय है उसको अपन देखते हैं, ठीक है ना। दूसरा जो अव्यय है उसको हम करेंगे। दूसरा अव्यय क्या है, दूसरा अव्यय, अब देखो अगला जो अव्यय है उसके बारे में हम जानकारी करते हैं। अगला आपका अव्यय है, देखो तीसरा अनु, कौन सा है, अनु। क्या अर्थ है अनु का, पश्चात या योग्य। और कौन सी विभक्ति लगेगी, षष्ठी। इसमें भी कौन सी विभक्ति लगानी है आपको, षष्ठी। तो क्या बनेगा, पश्चात या योग्यम विभक्ति कौन सी लग जाएगी, षष्ठी। देखो एग्जाम्पल ओपन करते हैं, अनुरथ, अनुगुणम, अनुरूप। इस प्रकार के एग्जाम्पल। अब दो अर्थ है, योग्य कहाँ होगी, जहां विशेषता हो, जहां गुण हो वहां योग्यता, और बाकी सब में क्या होगा, पश्चात। अब देखो जैसे अपन करते हैं, अनु अव्यय है और रथ क्या है, संज्ञा। तो संज्ञा पद में विभक्ति लगानी है, कौन सी, षष्ठी। अब रथ एक ही है तो रथ में विभक्ति लगा दो, क्या होगा, रथस्य। अब रथ है, क्या जोड़ना है, पश्चात, विशेषता नहीं है, रथ से पश्चात यानी रथ के पीछे। दूसरा देखो गुणम है, गुण बहुत सारे होते हैं, गुणानाम, षष्ठी का बहुवचन बनेगा, क्या बनेगा, गुणानाम योग्यम बनेगा, क्योंकि गुणों के क्या है, योग्य, गुणानाम योग्य। फिर है अनुरूपम, तो क्या बनेगा, देखो रूपस्य योग्य, क्योंकि रूप के योग्य, किसके योग्य, रूप के योग्य। तो क्या बन जाएगा, रूप से योग्य। उसी प्रकार मान लो इसका जैसे विग्रह आ गया, विग्रह क्या आ गया, जैसे देखो जनकस्य पश्चात, ये आपका विग्रह आ गया, जनकस्य पश्चात यानी जनक के पीछे। तो अपन इसको किसके आधार पे पहचान करेंगे, इसके आधार पे, पश्चात के आधार पे। पश्चात किसका है, अनु का अर्थ है, तो ये पश्चात है वो किसमें बदलेगा, अव्यय में। तो पहले लिख दीजिए आप अनु, और आपका जनक इसमें संज्ञा पद है, और षष्ठी विभक्ति हटा दीजिए, नपुंसक बना दीजिए, तो जक्कम क्या रूप बन जाएगा, अनुजनक। ये है आपका तीसरा। चौथा देखो आपका होता है निर, इसका अर्थ होता है अभाव। इसमें भी कौन सी विभक्ति लगेगी, षष्ठी। जैसे पहला एग्जांपल अपन करते हैं, निर्जन, अभाव का मतलब होता है सुनसान, क्या होता है, सुनसान। दूसरा जैसे निर्धन, तीसरा निर्मक्षी, इस प्रकार से ये आपके हो गए। पहले अव्यय हुआ, अब देखो निर अव्यय हो गया, प्रधान है, ये जन संज्ञा पद है, इसमें धन संज्ञा पद है, इसमें मक्षी का, मक्खी, मक्खी जो है वो संज्ञा पद है। विग्रह करना है, इसमें षष्ठी व्यक्ति। अब जन एक नहीं है, बहुत सारे, तो जन का षष्ठी बहुवचन क्या होगा, जनानाम।
कि लोगों का अभाव, सुनसान। धन एक वचन में होता है हमेशा, क्या बनेगा? धनस्य अभाव, धन का अभाव। और मक्षी का बहुत सारी है, तो मक्षी का वचन हो जाएगा, मक्षी का षष्ठी बहुवचन, मक्षी का नाम क्या हो जाएगा? अभाव है। अगर मान लो इसी प्रकार इसका विग्रह आ गया, क्या आ गया? इसका जैसे मान लो आपका आ गया विग्रह, क्या होता है? विग्रह। विग्रह आ गया जैसे जल से अभाव, क्या आ गया? जल से अभाव। तो क्या रूप बन जाएगा इसका? अभाव। अभाव को देखोगे तो किसका? निर का, निर्जलम, जलन की षष्ठी विभक्ति का लोप हो जाएगा और क्या रूप बन जाएगा आपका? निर्जल। इसी प्रकार अगला जो अपन करेंगे अव्यय, पांचवा जो अव्यय है वो कौन सा है आपका? देखो, प्रति। प्रति अव्यय का मतलब होता है विप्सा। प्रति का मतलब क्या है? देखो, विप्सा। विप्सा का मतलब होता है दोहराना। तो अपना पांचवा जो अव्यय है वो क्या है? प्रति। कौन सा अव्यय है? प्रति। प्रति यानी विप्सा, और विप्सा यानी दोहराना। किसको? संज्ञा पद को। कौन सी विभक्ति लगेगी? सप्तमी या द्वितीय, जुड़ी हुई आएगी, आपको लगानी है। जो बस संज्ञा पद को कितनी बार लिखना है? संज्ञा पद को अपने को यहाँ पर लिखना है 2 बार। कितनी बार? 2 बार। संज्ञा पद जो आएगा ना उसका विप्सा है, उसको दोहराना है। जैसे एग्जाम्पल होता है प्रतिदिनम। दूसरा आपका एग्जाम्पल है प्रतिवनम। ठीक है, अब इसका अपने को विग्रह करना है। तो देखो, प्रति अव्यय है, दिनम संज्ञा पद है, यहाँ वनम संज्ञा पद है। तो इस संज्ञा पद को क्या करना है? बस दोहराना है। इस संज्ञा पद को दोहराना है। दोहराने का मतलब 2 बार लिखना है। तो क्या लिख दोगे? दिनम, दिनम प्रति। ठीक है। दूसरा आपका प्रतिवनम है, तो क्या कर दोगे? वनम, वनम प्रति। इसी प्रकार मान लो इसका विग्रह आ गया। विग्रह में आ गया जैसे एकम, एकम प्रति। क्या आ गया? एकम, एकम प्रति। तो इसको जब अपन करेंगे तो देखो प्रति है। अब ये 2 पद हैं, एकम एकम, दोनों में से एक पद इसके साथ जोड़ना है। जैसे ही हम इसके साथ एक पद जोड़ेंगे तो संधि बन जाएगी। कौन सी संधि बन जाएगी? यण। तो क्या रूप बन जाएगा? प्रत्येकम। इस प्रकार से ये आपका जो है वो समास बन जाएगा अव्ययी भाव। अगले एग्जाम्पल, उसके बाद अपना जो देखो लास्ट आपका जो आता है वो है यथा। इसका अर्थ होता है अनतिक्रम। और कौन सी विभक्ति? देखो, जैसे आपका एक एग्जाम्पल है, प्रथम एग्जाम्पल है यथासन। दूसरा है आपका देखो यथाविधि। इस प्रकार से एग्जाम्पल में, यानी यथा अव्यय और साथ में संज्ञा शब्द जुड़ा हुआ आएगा। जब आप इसको विग्रह करोगे तो सबसे पहले शक्ति और विधि, ये 2 हैं। इनको अंदर द्वितीय, तो द्वितीय लगेंगे, तो लिख दो आप ऐसे इसको सीधा शक्ति। अब यथा का जो अर्थ है ना, क्या अर्थ है? अनतिक्रम, वो इसके साथ जोड़ना है, अनतिक्रम। ठीक है, तो शक्ति के क्या अर्थ हो जाएगा? शक्ति के
अनुसार। दूसरा देखो यथा विधि में क्या लिखोगे, विधिम अनतिक्रम्य, क्या हो जाएगा, विधि के अनुसार। किसके अनुसार, विधि के अनुसार। अगर मान लो इसका विग्रह आ गया, जैसे आ गया शास्त्रम अनतिक्रम्य, क्या आ गया देखो कि शास्त्रम अनतिक्रम्य। शास्त्रम अनतिक्रम्य मतलब शास्त्र के अनुसार। किसके अनुसार, शास्त्र के अनुसार। तो क्या हो जाएगा, शास्त्र के अनुसार हो जाएगा। तो अनतिक्रम्य को बदल दो, अव्यय में क्या अव्यय है, यथा। और यथा के साथ क्या जोड़ना है, इस संज्ञा पद को यूं नहीं जोड़ना है, शास्त्र, यथा शास्त्र। तो इस प्रकार से जो है वो बनता है आपका अव्ययी भाव समास, जिसमें पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा। दोनों समस्त पद हैं वो किस में होते हैं, नपुंसक लिंग में होते हैं। और अव्यय पद की प्रधानता, और ये 6 आपके अव्यय हैं। कौन कौन से हैं, 6 अव्यय, अधि, उप, निर, अनु, प्रति और यथा। इस प्रकार से, और इनकी विभक्तियां षष्ठी, द्वितीया और द्वितीया जो है सप्तमी वो विभक्तियां, और एग्जाम्पल ये आएंगे, ऐसे आपको करना है। ओके, नेक्स्ट।